हेलो फ्रेंड। आज हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, पिछली क्लास में, कि क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशंस या ब्रांच रिकॉन्सिलेशंस या फिर डेप्टर्स रिकॉन्सिलेशंस होता क्या है। आज हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं कि क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशंस बनता कैसे है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब कभी भी कहीं भी काम करने के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डेप्टर्स रिकॉन्सिलेशंस, क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशंस, ब्रांच रिकॉन्सिलेशंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा वहाँ पे आपको। तो उसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको जब कभी भी ये टॉपिक का क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो उस समय आपके पास में दो चीज़ें दी रहेंगी। सबसे पहला चीज़ ये दिया रहेगा कि जैसे सपोज करो कि हमने किससे सामान परचेज किया, जिससे हमने सामान परचेज किया होगा उसको कहते हैं हम लोग क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का क्या रहेगा, तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, यानी कि उसका रहेगा कन्फर्मेशन अकाउंट। दूसरी चीज़ें क्या रहेंगी, तो जो अपने पास आप अपने यहाँ रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे टैली में रखते होंगे या फिर और किसी सॉफ्टवेयर में जो आप रखते होंगे, वो हिसाब किताब रहेगा। यानी कि क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको करना क्या है, जो आपने अपने यहाँ रिकॉर्ड लिख कर रखा, अपने वेंडर का, अपने सप्लायर का, अपने क्रेडिटर्स का, वो वाला रिकॉर्ड, और जो अपने क्रेडिटर से आपने मंगवाया, जो आपने अपने वेंडर से मंगवाया, उसका रिकॉर्ड, ये दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड आपके पास में रहेगा। और इसी के आधार पे आपको क्या करना है, तो मिलान करना है। और मिलान करने के समय में आपको ये ध्यान देना है, अगर जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी लेन देन अगर दोनों में मिल जाए, उसका रिकॉर्ड अगर दोनों में रहे, उसका लेखा जोखा अगर दोनों में रहे, तब तो फिर आपको क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में उसको नहीं लिखना है। और अगर किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी लेन देन, कोई भी लेखा जोखा अगर दोनों में नहीं मिले, तब इसका मतलब वो नाम कहाँ पे आएगा, वो नाम आएगा आपका क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। जैसे क्वेश्चंस में आप देखो, पेज नंबर 45 में आपको कह रहा है क्या कि एक मेरे वेंडर ने क्या किया, सेल किया, मेरे को 59,000 रुपये का टोटल सामान बेचा है। 59,000 के सामान में उन्होंने क्या किया, जीएसटी चार्ज कर दिया 18%। लेकिन मैंने जब अपने टैली का स्क्रीन देखा तो टैली के स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमने कितना जीएसटी चार्ज किया, हमने जीएसटी चार्ज किया है 12%। यानी कि उन्होंने चार्ज किया 50,000 का 18%, यानी कि 9,000 रुपये का जीएसटी चार्ज किया है, और हमने 12% चार्ज किया, यानी कि हमने चार्ज कितना किया, तो हमने चार्ज किया 48,000 रुपया। अब यहाँ हमने चार्ज किया कितना, तो 6,000 रुपया, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पे डिफरेंसेस हो गया। डिफरेंस कितने का हुआ, तो डिफरेंस हुआ 3,000 रुपीज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे वेंडर ने क्या किया, 3,000 रुपया एक्सेस जीएसटी चार्ज कर दिया, और हमने क्या किया, हमने 3,000 रुपया जीएसटी कम चार्ज किया। और साथ साथ में क्या किया, साथ साथ में हमने टीडीएस भी हम लोगों ने अपने यहाँ लिखा, लेकिन मेरे वेंडर ने नहीं लिखा। तो इस कारण से क्या हुआ, इस वजह से डिफरेंस हो गया। इसी डिफरेंस का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशंस। अब सवाल बनता है कि सर इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे करना क्या पड़ता है, करना यही पड़ता है कि आपको बेस मानना पड़ता है किसी न किसी एक चीज को। जैसे सपोज करो कि हम बना रहे हैं, मेरी कंपनी का नाम क्या है, एमजी इलेक्ट्रॉनिक। तो मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग मेरा जो बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 0। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा बैलेंस एज पर एमजी इलेक्ट्रॉनिक 0 लिखा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे वेंडर ने क्या किया, एक्सेस जीएसटी चार्ज किया 3,000 रुपया, और टीडीएस कंसिडर नहीं किया उसने। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बैलेंस को उसके बैलेंस के बराबर लाने के लिए, अपने बैलेंस को उसके बैलेंस के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ऐड करना पड़ता है आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्सेस जीएसटी चार्ज बाय वेंडर बट नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक। आप चाहे तो इसमें एक लाइन और लगा सकते हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक। और साथ साथ में क्या हो रहा है, एंड टीडीएस नोट कंसिडर। कितने रुपए का, तो आप देखेंगे अगर, तो 3,000 रुपया, ये 3,000 रुपए का एक्सेस जीएसटी चार्ज किया था मेरे वेंडर ने, और टीडीएस कंसिडर नहीं किया था। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगला अगर क्वेश्चन देखिए, अगर उसमें फिर 2 तारीख को फिर से एक ट्रांजेक्शन हो रहा, फिर मेरे वेंडर ने क्या किया, मेरे वेंडर ने फिर 40,000 रुपए का सामान बेचा है। 40,000 का सामान बेचा, उसने जीएसटी चार्ज किया 18%, लेकिन हमने क्या किया, हमने किया 12% जीएसटी चार्ज। अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फिर से डिफरेंसेस हो गया। कितने रुपए का डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस हुआ दोनों का, जब जीएसटी का डिफरेंस हम घटाएंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 2,400 रुपए का। तो फिर से वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एक्सेस जीएसटी चार्ज बाय वेंडर, और मेरे वेंडर ने टीडीएस कंसिडर नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे, एंड टीडीएस नोट कंसिडर। तो ये दो बिल की वजह से अभी मिलान नहीं हुआ था। आगे अगर देखें, आगे मेरे वेंडर ने 31 तारीख को फिर से सामान बेचा, कितने का, 10,000 का सामान बेचा, उसमें 1,800 रुपया जीएसटी चार्ज किया, सब मिलाकर 11,800 रुपया क्या हुआ, तो आपका सेल हुआ है। मेरे वेंडर ने सेल किया मेरे को।
लेकिन हमने इस बिल को अपने यहाँ रिकॉर्ड किया ही नहीं। इसका मतलब कितने रुपए का डिफरेंस हो गया? कुल मिला के 11,800 रुपए का डिफरेंस हो गया। अब इसी डिफरेंस का क्या करना है? इसी डिफरेंस को अपने अपने बैलेंसेस को मिलान करना। किससे? तो अपने क्रेडिटर्स के बैलेंस से मिलान करना आपको। तो मिलान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो ऐड करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि अपने बैलेंसेस को उसके बैलेंसेस के बराबर पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा लिखा। कितना ज्यादा लिखा? तो 11,800 रुपया ज्यादा लिखा है। इसी वजह से हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल मेड बाय वेंडर बट नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक। और कितने रुपए का? तो 11,800 रुपए का। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, बाकी जो पेमेंट वगैरह हुआ है, पेमेंट हुआ 55,000 रुपए का, इसका मिलान हो चुका है। इसके अलावा फिर पेमेंट एक हुआ 43,800 रुपए का। तो पेमेंट जो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट जो रिसीव हुआ 43,800 रुपए का, वो हमने अपने यहाँ रिकॉर्ड तो किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने 44,000 रुपए रिकॉर्ड किया। लेकिन मेरे सप्लायर ने कितना रिकॉर्ड किया? तो 43,800 रुपए का रिकॉर्ड किया। डिफरेंस कितने का हुआ? 200 रुपए का डिफरेंस हुआ। और किसकी वजह से? डिस्काउंट की वजह से। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको भी ऐड करना पड़ेगा 200 रुपया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव और कितना रुपया? तो 200 रुपया। उसके बाद फिर क्या करना है? इन सब को जोड़ना है। उसके बाद क्या करना है आपको? इन सब को जोड़ना। और जोड़ने के लिए हमने क्या किया? फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता है? तो आप लगाएंगे सम का फॉर्मूला। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये सम का फॉर्मूला लगाया क्या? तो इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से होता है तो आप इसको देख भी लो। आप क्या करोगे? लिखोगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सब को क्या करेंगे? इन सब को करेंगे सिलेक्शंस, ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर इंटर मारेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद आपको इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करना है दिस प्लस दिस, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे। लेस में कुछ भी नहीं आया था तो 0 0 लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कर्सर आप रखो, ये वाले अमाउंट में यानी कि प्लस वाले अमाउंट में आपको माइनस करना कितना? 0 रुपीज। घटकर कितना बचेगा? घटकर बचेगा 19,200 रुपया। और ये क्या आएगा? ये बैलेंस जो आएगा, ये आएगा बैलेंस एज पर बालाजी लिमिटेड। कहने का मतलब कि अगर हमने अपने रिकॉर्ड को माना है बैलेंसेस अगर, तो आंसर किसके बराबर आएगा? आंसर मेरे पार्टी के वेंडर के बराबर आना चाहिए। और आप अगर बुक में अगर देखोगे तो बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ 19,200 रुपया। कहने का मतलब कि अगर इसको बेस मानेंगे, अपने बैलेंस को बेस मानेंगे, तो मेरे पार्टी के बैलेंस के बराबर आएगा आंसर। और अगर अपने पार्टी के बैलेंस को बेस मानेंगे तो किसके बराबर आएगा? तो मेरे आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से बनता है आपका क्रेडिटर्स रिकॉन्सिलेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।